नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए आप हम सब तक जुड़ रहे हैं क्योंकि बड़ी खबर है और बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। ऐसी खबर जिसको ढूंढने के लिए गूगल पर जाना पड़ा। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री राजस्थान को मिल गए हैं करीब 9-10 दिन इंतजार करने के बाद। तो राजस्थान की जनता को बधाई। और जिस तरह से जो भजन लाल शर्मा उनका नाम है, भजन लाल शर्मा, इससे पहले आपने नाम कभी नहीं सुना होगा। जैसे ही मुझे पता लगा कि भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है, मुझे लगा बहुत कद्दावर नेता रहे होंगे। मैंने जैसे ही गूगल पे टाइप किया भजन लाल शर्मा, तो एक भी न्यूज आइटम मुझे नहीं मिला जो मुझे बता सकता कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। ये पहले टर्म के पहली बार चुने गए विधायक हैं और संगठन के आदमी हैं। आरएसएस से और एबीवीपी से जुड़े रहे हैं। ये खबरें अब 1 घंटे के अंदर उभर कर आई। तो मोदी जी ने जब भजन लाल शर्मा को बनाया मुख्यमंत्री राजस्थान का, तो उन्होंने गूगल को भी एक तरह से डिफीट दे दी, क्योंकि आप ये देखिए एक ऐसा मुख्यमंत्री राजस्थान को मिला है जिसका प्रोफाइल भी गूगल के इतर है। आप उन्हें गूगल भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर उनकी तमाम डिटेल्स उभर कर पत्रकारों ने खोजबीन करके निकाला कि आखिर ये कैसे व्यक्ति हैं। माना जाता है कि यस मैन है ये व्यक्ति। एक ऐसे व्यक्ति यानी कि हर चीज पर, हर बात पर जो जो जी हुजूरी करेंगे, जिस हर बात पर तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, जो तुमको पसंद हो वही बात करेंगे। तो यही इसी तरह के मुख्यमंत्री तीनों राज्यों में आप देखिए, छत्तीसगढ़ से लेके मध्य प्रदेश और राजस्थान, ऐसे लोगों को चुना जा रहा है, बड़े से बड़े कद्दावर बीजेपी के नेताओं को छोड़कर, जिनका किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। अब यहाँ पर भी आप देखिए एक ब्राह्मण व्यक्ति को राजस्थान में बनाया गया है। राजस्थान में ब्राह्मण कोई राजनीति उस तरह से नहीं है कि ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणों को लेकर एक समाज की राजनीति रही हो। मध्य प्रदेश में एक यादव को चुना गया, मोहन यादव, वहां भी यादवों को लेकर ओबीसी राजनीति है, लेकिन यादवों को खासकर लेकर कोई राजनीति नहीं है। नहीं कि उस समूह का कोई प्रतिनिधित्व उन्होंने दिया हो, उसको लेकर भी हैरानी होती है। अब ये भजन लाल जी जो है, जैसे मैंने कहा, गो टू मैन, किसी भी पार्टी एक्टिविटी के लिए राजस्थान में जाने जाते हैं। पहले टर्म के एमएलए हैं, उन्हें इससे ज्यादा प्रशासन में और कोई अनुभव नहीं है। इसके अलावा जाहिर है उच्च जाति के व्यक्ति हैं, लेकिन लो प्रोफाइल रखते हैं। हाई कास्ट है, लो प्रोफाइल है। इसके अलावा आपको मालूम है कि इस सबका फैसला किया जा रहा है सीधे आला कमान के जरिए। अब तक हमें बताया जाता था कि ये आला कमान कल्चर, बहुत ही बदनाम आला कमान कल्चर कांग्रेस पार्टी का है कि हर चीज दिल्ली से यहाँ पर संचालित और चालित होती है। लेकिन यही कल्चर अब बीजेपी के अंदर आ रहा है कि जो वहां की स्थानीय आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उन सबको एक तरफ करके सीधे दिल्ली फैसला सुनाता है कि दिल्ली का जो आदमी है वो जयपुर में बैठेगा, भोपाल में बैठेगा, रायपुर में बैठेगा। सीधे तौर पर आरएसएस से कंट्रोल, अगर आप 5 हाथ ऐसे देख रहे हैं, 5 उंगलियां एक हाथ की, तो इस तरह से पूरे तरीके से कंट्रोल हो रहा है। कठपुतली का तमाशा तो आपने देखा होगा, धागों से उन्हें पुतलियों को बांधा जाता है और उसी हाथ के इशारे से वो पुतली नाचती है या वो नहीं नाचती है। मेरे साथ कई मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं इस पर चर्चा करने के लिए कि आखिर इस राजनीति को समझा कैसे जाए। जब हम ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को हम समझ गए, तो मोदी जी झट से एकदम खेल बदल देते हैं और फिर नए सिरे से हम हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्या पॉलिटिक्स है 2023 में। मेरे साथ उर्मिलेश जी मौजूद हैं, सामाजिक न्याय की राजनीति को बेहतरीन तरीके से समझते हैं और खासकर जो पहचान की राजनीति का भारत में खेल है, बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जिसको जो इतना अच्छा समझते हैं उसको जैसे उर्मिलेश जी समझते हैं। बाकायदा उन्होंने इस पर किताबें लिखी हैं। मेरे साथ प्रोफेसर रविकांत है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लखनऊ से जुड़ रहे हैं। क्योंकि जब यादवों का जिक्र हुआ तो अक्सर हम सोचते हैं कि यूपी बिहार तक ये बहस रहेगी, लेकिन अब ये मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है, तो उनसे हम समझेंगे कि इस बहस को हम कहां से कहां तक लेके जाएं। और साथ ही हमारे साथ त्रिभुवन जी जुड़ गए हैं जयपुर से। बहुत बहुत बधाई हो त्रिभुवन जी आपको, आपके मुख्यमंत्री मुबारक हो। सवाल आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले आपसे ही पूछ लेती हूँ, मुझे बताइए कि आपको कानो कान खबर थी कि क्या हो रहा है? पत्रकार बड़ा गुमान करते हैं कि हमें तो पता था कि फलां साहब मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, आपको पता था? नहीं, ऐसा जरूर है कि एक एक संकेत कुछ हफ्ता भर पहले मिला था कि राजस्थान में जो सीएम होगा वो ब्राह्मण हो सकता है। उसके बाद थोड़े जब लेकिन नामों पर जब कयास शुरू किया गया तो भजनलाल शर्मा या गोपाल शर्मा या ऐसे जो दूसरे नाम थे उनको इसलिए दरकिनार करना पड़ा क्योंकि वे पहली बार के विधायक हैं। और फिर एक नाम आ रहा था सीपी जोशी का। तो सीपी जोशी के नाम के साथ ये था कि वो चूंकि विधायक नहीं है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा कि वो नरेंद्र मोदी ने जब यहाँ राजस्थान में जितनी भी चुनाव यात्राएं
या जो रैलियां की हैं उन सब में सीपी जोशी को उन्होंने आगे रखा। लेकिन इसके बावजूद जो नाम थे वो सारे दूसरे ही थे लगातार। कल एक बार फिर कुछ लोगों ने नाम चलाया कि भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन यह इस पर किसी को मतलब भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि वो भरोसे के लायक ऐसा कोई आधार नहीं था। तो ये एक बड़ा चौंकाने वाला नाम है, और जो माना जा रहा था कि इस बार मुख्यमंत्री जो है वो कोई चौंकाने वाला व्यक्ति ही बनेगा, तो वो मोदी शाह की जो जोड़ी है उन्होंने राजस्थान को वाकई चौंकाया है। और कुछ दिन पहले जब ओम प्रकाश माथुर जयपुर आए थे तो उन्होंने भी कई लोगों से कहा कि इस बार का जो नाम है वो बहुत चौंकाने वाला होगा। तो भजनलाल शर्मा बड़ा एक वाकई चौंकाने वाला नाम है। उन्होंने अब तक संगठन में काम किया है, वो अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, और ये जब भरतपुर में जिलाध्यक्ष थे तो सीपी जोशी जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चित्तौड़गढ़ में जिलाध्यक्ष थे। इन दोनों को अरुण चतुर्वेदी जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने बनाया था, वो लाए थे। लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कितनी अलग अलग तरह से रूप लेती है। उसमें हुआ ये कि जो अरुण चतुर्वेदी भरतपुर से हैं उनको इस बार टिकट ही नहीं दिया गया, और सिविल लाइंस से वो आमतौर पर चुनाव लड़ते थे। तो सिविल लाइंस में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं पुराने, गोपाल शर्मा, उन्हें टिकट दिया गया, और भजनलाल शर्मा जो है उन्हें सांगानेर से उतारा गया, जबकि वो भरतपुर से शायद टिकट चाह रहे थे। लेकिन जो राजस्थान के प्रभारी हैं और यहाँ संगठन महामंत्री चंद्रशेखर हैं, उन्होंने इनकी टिकट की वकालत की। इस तरह से ये आरएसएस का टिकट था, और इन्हें सांगानेर जो बहुत सुरक्षित सीट है, काफी वर्षों से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में रही है। यहाँ से बहुत पहले जब जनता पार्टी का समय था और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी बनी 1977 में, 1980 में, उस दौरान विद्या पाठक जो है वो यहाँ चुनाव जीतती रही हैं। तो इस तरह से ये भाजपा की एक बड़ी मतलब मजबूत सीट है। इसी और तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया क्या करेंगी, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें? जी जवाब दीजिए। वसुंधरा राजे क्या करेंगी? अब ये देखिए, एक बात ये आ रही थी, संकेत आ रहा था कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने शायद ऐसा कोई ऑफर किया गया हो तो उन्होंने इनकार कर दिया होगा, क्योंकि अब वो क्या रहेंगी? अब वो एक सीनियर नेता हैं, प्रदेश राष्ट्रीय जो पार्टी भाजपा की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और अभी वो विधायक हैं एक, और उनके बेटे जो हैं वो झालावाड़ से सांसद हैं। तो आने वाले समय में पार्टी उनका क्या उपयोग करती है, किस तरह से करती है, क्या रहता है, यह अब जो भाजपा का जो हाईकमान है और वसुंधरा राजे हैं उन दोनों पर निर्भर करता है कि क्या निर्णय किस तरह का लिया जाएगा। जी हाँ, और इसके अलावा दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी दो ऐसे लोग जिनको कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और इसके अलावा वासुदेव देवनानी हैं जो स्पीकर होंगे जो विधानसभा है उसके। उर्मिलेश जी, जब आपने ये नाम सुना भजनलाल शर्मा, तो मन में क्या विचार आया? आप उत्तर भारत की राजनीति को जिस तरह से नरेंद्र मोदी न सिर्फ कि अपनी जीत से बदल रहे हैं बल्कि मुख्यमंत्री के नामों से भी हैरान हमें कर देते हैं, आप भी हैरान हुए या आपको अंदाजा था कि एक ब्राह्मण राजनीति की नई शुरुआत हो रही है राजस्थान में? जब ये मैंने नाम फ्लैश मतलब देखा मैंने टेलीविजन पे, तो मुझे दो चीजें याद आई। एक तो ये कि राजस्थान में ये कौन आ गए भाई, मुख्यमंत्री कैसे बन गए, कौन है, और दूसरा भजनलाल जी याद आए, हरियाणा वाले। तो हरियाणा वाले, क्योंकि भजनलाल नाम बहुत पॉपुलर नाम है, खासकर उत्तर के इस इलाके में राजनीति में भजनलाल के कारण। तो एक भजनलाल के तौर पे एक नाम उभरा कि भाई एक नए भजनलाल आ गए, इनका सरनेम जरूर शर्मा है और वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। भजनलाल बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और दावपेच जानते थे, समीकरण वो जानते थे। तो हो सकता है भजनलाल शर्मा जो बिल्कुल अभी नए नवेले लग रहे हैं, बिल्कुल इनके बारे में ये भी नहीं जानकारी है लोगों को कि भाई, जैसा आप बता रही थी कि इनका कोई प्रोफाइल गूगल के पास भी नहीं था। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सोच समझकर इनको बनाया गया होगा। हो सकता है कोई ऐसा दावपेच इनके पास हो, संगठन में रहे, कि राजस्थान में जो गुटों में विभाजित भाजपा है उसको एक कर सकें, उसको जोड़ सकें। बहुत बड़ा संकट है क्योंकि कई फैक्शंस वहां बीजेपी के हैं। मैं बीच में एक बार राजस्थान गया था,
तो पता चला कि इस बार तो बीजेपी के हारने की उम्मीद है ज्यादा, जीतने की कम है। मैंने कहा क्यों, इतना संगठन मजबूत है यहाँ आरएसएस का। तो लोगों ने कहा लेकिन बीजेपी में फैक्शंस बहुत है। लेकिन हो सकता है कि फैक्शंस के कारण ही बड़े नेताओं को न बनाया गया हो और इनको बनाया गया। मैंने पूछताछ की बहुत सारे लोगों से, बल्कि त्रिभुवन जी से भी बात हो रही थी कुछ देर पहले मेरी, अन्य पत्रकारों से भी बात हुई है, कुछ राजनीतिक लोगों से भी मेरी बात हुई अभी। तो मुझे ये पता चला है कि दरअसल भजन लाल शर्मा जी जो हैं वो शुद्ध रूप से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की पसंद है। और बहुत सारे जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं, राजनीतिक जो पत्रकार हैं, वो बोलते हैं कि भाई आरएसएस भी मोदी जी के उभार के साथ सरेंडर कर चुका है उनके आगे, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ी ताकत के साथ मोदी और शाह की जोड़ी उभरी है राजनीतिक सत्ता में कि अब आरएसएस की वो हैसियत नहीं रह गई है कि पहले के प्रधानमंत्रियों को, अपनी पार्टी के, खासकर वाजपेयी जी को या गृह मंत्री आडवाणी को जिस तरह वो निर्देशित करते थे, वो स्थिति नहीं है। लोग कहते थे कि अब बीजेपी का आला कमान आरएसएस को निर्देशित कर लेता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये गलतफहमी थी पत्रकारों की, और है ये गलतफहमी। आरएसएस आज भी पार्टी चलाता है, वही नेताओं को निर्देशित करता है। ये ठीक है कि जो 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 संघ की विचारधारा है और जो भारत का उभरता हुआ कॉर्पोरेट सेक्टर है, दोनों के बीच में राजनेताओं ने पार्टी के एक मजबूत गठबंधन कायम किया है, जो पहले आरएसएस के पास उतना बड़ा गठबंधन नहीं था। वो आमतौर पे एक जमाने में ब्राह्मण बनिया पार्टी जनसंघ मानी जाती थी, जो आरएसएस का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करती थी भारत की राजनीति में। लेकिन आज एक बड़ा कॉर्पोरेट है, एक बड़ा उभार है उसके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास। अपर कास्ट का बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी को वोट देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोशल इंजीनियरिंग की कला उनके पास है। तो मुझे लगता है भजन लाल शर्मा को अभी बहुत हल्के में लिया जा रहा है, लेकिन ऐसे हल्के में लेने से मुझे लगता है कई बार असेसमेंट गलत साबित होते हैं, क्योंकि आरएसएस ने अगर बैठाया है तो आरएसएस 3-4 बड़े एडवाइजर्स, अनुभवी एडवाइजर भी रखता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो गैर आरएसएस पृष्ठभूमि के और केंद्रीय मंत्री बन गए या किसी बड़े स्टेट में बड़े ओहदेदार बन गए, उनके यहाँ 3-4 आरएसएस के बहुत मजे हुए लोग जाते हैं और वही लोग उनका काम चलाते हैं, उनका कार्यभार संभालते हैं। तो हो सकता है कि ऐसे अच्छे एडवाइजर्स आरएसएस उनको दे, जो हिंदुत्व की राजनीति को और हिंदुत्व शैली का शासन चलाने में उनकी मदद कर सकें। तो ये मुझे लगा उनके नियुक्ति का समाचार सुनकर। जी प्रोफेसर रविकांत, सबसे पहला ये प्रयोग तो देखा हमने उत्तर प्रदेश में हुआ कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ, अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम नोवेयर, कहीं से भी नहीं, पता नहीं कहां से आसमान से टपक गए और बताया गया कि वो आरएसएस की चॉइस हैं। एक जमाने में भाजपा के खिलाफ वो तमाम उम्मीदवार उतारते रहे और फिर अचानक वो भाजपा के मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग ये हिंदी भाषी राज्यों में जिस तरह से ये प्रयोग के बाद प्रयोग किए जा रहे हैं, या मोदी जी की भाषा में कहूं कि हो सकता है ये संयोग हो, प्रयोग ना हो, इसको आप पॉलिटिकल कल्चर के तौर पे कैसे देख रहे हैं? भजन लाल शर्मा राजस्थान की राजनीति में, जब मैं वहां पहुंची तो मुझे लोगों ने बताया कि दर्जन भर ऐसे लोग हैं बीजेपी के नेता जो अपने को कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। उन दर्जन भर कद्दावर लोगों को किनारे लगाकर अगर नरेंद्र मोदी एब्सोल्युटली नोबडी, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई प्रोफाइल ही ना हो, जिसे कोई जानता ही ना हो, उसको ऊपर ले आना, अर्श पे ले आना, इसके क्या मायने देख रहे हैं आप? देखिए आरफा जी, एक पहली बात तो ये है कि कोई योगी जी का भी पहला प्रयोग नहीं था। उसके पहले अगर आप देखें तो खट्टर साहब आते थे, रघुवर दास आते थे, वे चेहरे जिनको कोई नहीं जानता, और वो ऐसे चेहरे इसलिए आते हैं कि ताकि वो केवल पीएमओ के निर्देश पर काम करें, उनका कोई वजूद ना हो, वो लगातार मोदी जी से निर्देश लेते रहे, क्योंकि उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं होगी और वो मोदी जी की कृपा पर ही निर्भर होंगे, तो ऑब्वियस है कि वो कभी अपने तय फैसले लेंगे नहीं। और रही बात उसकी कि आरएसएस के हैं भले ही, लेकिन ये विशुद्ध रूप से चयन नरेंद्र मोदी का है। और नरेंद्र मोदी की राजनीति के बारे में मैं पहले भी कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के बलबूते कभी चुनाव नहीं जीती। उसका असली फैक्टर होता है सोशल इंजीनियरिंग, और अब वो चीजें बहुत स्पष्ट दिखने लगी। हालांकि ये सब होता तो पहले भी था,
कास्ट कॉम्बिनेशन को किस तरह से खेलते हैं नरेंद्र मोदी, कि कहाँ राजस्थान में अगर ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाना है तो एक दलित को उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया, एक राजपूत को डिप्टी सीएम बनाया, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी किया, उसी तरह से वो और राज्यों में भी करते रहे हैं जहां जैसा जिस तरह का कॉम्बिनेशन हो उनको, और इसको बाकायदा पूरा लोकसभा के 2024 के चुनाव के मद्देनजर किया गया है। तीसरा, पूरा उन्होंने संकेत दे दिया है कि अब कोई भारत की बीजेपी की राजनीति में मोदी के बरक्स कोई नहीं होगा। पहले येदुरप्पा साहब गए, शिवराज सिंह चौहान इसमें निपट गए, और वसुंधरा राजे सिंधिया जो उनके तरह के एक्सपीरियंस होल्डर थे, बल्कि राजनीति में उनसे वरिष्ठ होते थे। अब मोदी के सामने कोई भी सवाल खड़े करने वाला या कोई आंखों से देखने वाला भी नहीं बचा। एक वसुंधरा में यह था कि जो आंखों में आंखें डाल करके बात करती थी। अब इसके आगे क्या परिणाम होने जा रहे हैं, क्या इसका प्रभाव होगा, जरा अगर आप इसको देखें तो मुझे लगता है कि इस बार जो मोदी जी ने गेम खेला है वो कहीं उल्टा भी पड़ सकता है। शिवराज सिंह चौहान को जो लाडली बहनों के साथ आज उनकी मुलाकात हुई और जिस तरह से वो रो रही थी, और शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, दिल्ली नहीं जा रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया ने, ऑब्वियस है कि उनको स्पीकर का पद ऑफर किया गया होगा, उन्होंने नहीं स्वीकारा। अब कहीं ये भी हो सकता है कि एक ऐसा सेंटर उभर करके आए जो मोदी जी के खिलाफ खड़ा हो। उसका केंद्र शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते हैं, वसुंधरा राजे भी हो सकती है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 2024 में चुनाव जीतने के बाद दोनों को मंत्री पद दे दिया जाए, उनको बुला लिया जाए, दिल्ली बुला लिया जाए। नहीं, गवर्नर तो बनाया जा सकता है, लेकिन मंत्री पद की संभावना नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि ये लोग स्वीकार करेंगे। जिस कद के दोनों ही क्षत्रप हैं, वो दिल्ली जाना नहीं पसंद करेंगे। तो इसीलिए मुझे जो लगता है, खास करके जो सीधी रीढ़ वाली वसुंधरा राजे हैं, उनके तेवर से बीजेपी भी वाकिफ है, हम सब वाकिफ हैं। वो कैसे इसको बर्दाश्त कर, आज भी अगर आप उनके चेहरे को देखें, हालांकि शिवराज सिंह चौहान के बारे में जरूर हम ये कह सकते हैं कि बहुत अनुशासित पार्टी कार्यकर्ता के रूप में वो दिखाई पड़े। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, उनकी भाषा देख लीजिए। उन्होंने उसी तरह से मुस्कुराते हुए मोहन यादव को गुलदस्ता भी भेंट किया और कहा कि हम सहयोग करते रहेंगे। लेकिन वसुंधरा राजे की तरफ से ये संकेत नहीं आया। उनके चेहरे पर वो एक पराजय का भाव और खिन्नता का भाव दिखाई पड़ रहा था। तो यहां से क्या, देखिए, राजनीति में कब क्या बदलाव हो कुछ भी आप नहीं कह सकते। बड़े से बड़ा महारथी भी कई बार बड़ी गलती कर जाता है, और मोदी जी का सिक्का चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। ये जो 3 राज्य थे, इन 3 राज्यों से नो डाउट कि लोकसभा की दिशा तय होनी थी, और मोदी जी चुनाव जीतने के बाद ब्रांडिंग में बेहद माहिर हैं। भले ही कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में 10 लाख वोट ज्यादा मिला हो बीजेपी से, लेकिन ये जो 8 दिन चला है प्रहसन, जब मोदी जी को यही करना था, इन्हीं चेहरे को मुख्यमंत्री बनाना था, तो वो 1 घंटे के भीतर भी कर सकते थे। लेकिन गोदी मीडिया पर जो चल रहा था खेल, कौन बनेगा करोड़पति की तरह, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, रोज 10 नाम आते थे, फिर गायब होते थे। अब यहाँ ओम माथुर से लेकर के वो रेल मंत्री भी चले, फिर कानून मंत्री भी आए, फिर दिया कुमारी भी आई। इतने कयास के आप बेरोजगारी के सवाल को भूल जाएं, आप महंगाई के सवाल को भूल जाएं, आप भूल जाएं कि दलितों और आदिवासियों का उत्पीड़न और उनके आत्मसम्मान के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। तो इस देश में अब कोई सवाल बचा ही नहीं, केवल मोदी का करिश्मा है। मोदी बिस्मार्क की तरह अपने हाथ में वो 5 गेंदों से खेल रहे हैं, तो जब चाहे जिस प्यादे का वो इस्तेमाल करते हैं। ये भारत की राजनीति का लबोलुआब गोदी मीडिया पर दिखाई पड़ता है। मैं इसमें कई सवाल मेरे मन में हैं जिसके लिए मैं आऊंगी आपकी तरफ, लेकिन त्रिभुवन जी से मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ, खासकर राजस्थान की राजनीति के मद्देनजर, चूंकि अभी मुख्यमंत्री का ऐलान राजस्थान का हुआ है। त्रिभुवन जी ये बताइए कि एक बार ये कहा गया कि भाई गुर्जर आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, सचिन पायलट को, तो पूरा गुर्जर समुदाय नाराज हो जाएगा, 9-10% जो वोट है नाराज हो जाएंगे।
अगर मीणा समुदाय को नहीं बनाया गया तो मीणा समुदाय नाराज हो जाएगा, माली समुदाय के व्यक्ति मुख्यमंत्री थे। ये सब बातें कांग्रेस पार्टी के लिए लागू होती हैं कि एक समुदाय को नाराज कर दिया तो चुनाव हार गए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सचिन पायलट भी एक फैक्टर है, लेकिन ये सब फैक्टर्स बीजेपी के लिए लागू नहीं होते। कोई समुदाय नाराज नहीं हो रहा है अभी राजस्थान में। नहीं, वो जो राजस्थान का परिप्रेक्ष्य अगर कांग्रेस के साथ देखें तो सचिन पायलट को कमान दी गई थी 2018 का जब ये चुनाव हारे तो सॉरी जो 2013 का चुनाव बुरी तरह हारे तो उन्हें एक सचिन पायलट को कमान दी गई थी और हाई कमान ने ये बार बार संदेश दिया कि सचिन पायलट अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने अशोक गहलोत से बहुत नाराजगियां दिखाई, बहुत दूरियां दिखाई, बहुत इस तरह के मैसेज दिए गए और ये बताया गया कि राजस्थान में जो पीढ़ियों का बदलाव होना है वो हो गया। लेकिन जब सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए राजस्थान की सरकार ने उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। नहीं, मैं तो कह रही हूँ एक थोड़ी देर के लिए त्रिभुवन जी ये थोड़ा भूल जाइए। वो मैं वही उसी की पृष्ठभूमि बता रहा हूं आपको। तो कांग्रेस ने जो एक युवा चेहरा था उनका और जो उनकी ताकत बन रहा था उसको उन्होंने जानबूझ करके एक ऐसी स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया कि वो लोग ये जानते बूझते कि कम से कम गुर्जर वोट जो है वो राजस्थान में 35 सीटों को प्रभावित करता है। तो ये जो इस तरह के आत्मघाती काम थे वो कांग्रेस ने बहुत किए। कांग्रेस ने एक नहीं किए ऐसे। कांग्रेस आपको रणनीतिक तौर पर राजस्थान का ये उर्मिलेश जी से और सबसे बहुत बार बात हुई मेरी उन दिनों में, वो लोग मेरी बात से सहमत नहीं थे कि ये शायद कांग्रेस को लेके ज्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं हम लोग। लेकिन मुझे जो ग्राउंड पे दिखाई दे रहा था वो साफ दिख रहा था कि वो जानबूझ करके बहुत सारी सीटें हार रहे हैं। इसमें आप एक एक सीट का अगर उदाहरण लेना चाहें तो मैं उदाहरण के साथ बता सकता हूं कि जो जीतने तो बीजेपी का जो सुनिए जो तो क्या है कि बीजेपी जितना अपनी ताकत से नहीं जीती उससे ज्यादा ताकत बीजेपी को जिताने के लिए कांग्रेस ने लगाई और वो उन्होंने जानबूझ करके ऐसी गलतियां की। तो आप जो सुनिए वो अगर भूल जाएं हम उन चीजों को कि जो चीजें भाजपा में कोई चीज रिएक्ट नहीं करती वो कांग्रेस में क्यों करती है, तो कांग्रेस से क्यों नाराज होते हैं। तो गुर्जर भाजपा से भी नाराज हुए पहले जब होना था, तो इस वजह से गुर्जरों ने उस सरकार को हराया जो 2003 से लेकर के, और जो 8 की सरकार थी वसुंधरा राजे की उसमें गुर्जरों ने हराया बाकायदा तौर पर और गुर्जर नाराज हुए थे। तो लेकिन दोबारा परिस्थितियां जब आई, जब हालात बने तो जातियों का गठबंधन कुछ उस तरह से हुआ। पर जिस तरह से जोड़ तोड़ बीजेपी जितनी चालाकी से या आरएसएस इसमें जितनी संगठित तरह से करता है उतना कांग्रेस सोच भी नहीं पाती। आप देखिए कि राजस्थान में जो हिंदुत्व की लड़ाई जिन बाबाओं के माध्यम से लड़ी जा रही है वो बाबा दिख रहे हैं, लेकिन हर बाबा अलग जाति का है। एक जाट है, एक राजपूत है, एक कोई गुर्जर होगा, कोई यादव होगा। तो वो बहुत सारी ऐसी लेयर जो है उनमें बीजेपी काम करती है और उस तरह का काम कांग्रेस नहीं कर पाती। बड़ी जबरदस्त आपने ये बात कही कि जिन बाबाओं का सिर्फ हम भगवा रंग उनके कपड़ों का देख पाते हैं, उनके पीछे की जो जातियां हैं बीजेपी वो भी देख रही है। लेकिन वो भी देख एक और आपको बताऊं, एक बात और बताऊं मैं आपको, इतना ही नहीं, भारतीय ये जो अब जैसे कांग्रेस में जो मूल जो ओबीसी के और जो ओबीसी के सवाल आए कांग्रेस अब ला रही है। आप देखिए कि जो राजस्थान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उस स्वयंसेवक संघ ने जब मंडल मंदिर की राजनीति शुरू हुई उस दौरान अपना काम, अपना तौर तरीका, जो पुराना जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व था जिसमें बनिया या वैश्य वर्ग के लोग बहुत ताकतवर रहते थे या मुख्य पदाधिकारी या क्षत्रिय होते थे, उनके बजाय उन्होंने अपने आप को 90 के अंदर शिफ्ट कर लिया। और जो 2000 से जो शुरुआत हुई राजस्थान में, राजस्थान विश्व हिंदू परिषद ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से 3 प्रांतों में बटा हुआ है, जयपुर, चित्तौड़ और उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़ और जोधपुर। तो इन 3 प्रांतों के जो मुखिया थे वो मुखिया में एक जाट, एक सांसी, एक सुथार। तो आप देखिए कि जो जातियां कभी कल्पना नहीं कर सकती थी उनके लोगों को, उनके मुखियाओं को आरएसएस ने बहुत पहले से बड़े प्रमुख पदों पर बिठाना चालू कर दिया और जातियों का काम किया। इसी तरह से जो राजस्थान का आदिवासी क्षेत्र है वहां उन्होंने लगातार वो काम कर रहे हैं। तो एक वो लोग होते हैं जो काम करते हैं, वो गलत करे सही करे ये विवाद का विषय हो सकता है, इस पे डिबेट हो सकती है, लेकिन एक लोगों के बीच में काम करना, उनके साथ रहना, उनके साथ काम, उनके साथ हर तरह से
जुड़े रहना, उनकी कृषि से जुड़े रहना, जैसे उदयपुर के का जो पूरा संभाग है, उसके जो 6 जिले हैं, उन जिलों के अंदर वो जो आदिवासी इलाकों में जो वन उत्पाद होते हैं, उनकी समितियां बना करके उनके उत्पादों को गुजरात ले जाकर महंगे भाव में बिकवाना, फिर उसका प्रॉफिट उनको देना, या छोटी छोटी जगहों पे काम करना, वो करेंगे। कांग्रेस का सेवा दल कहीं दिखाई नहीं देगा, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी, वो अपना ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएगी, वो अपने राष्ट्रीय जो संगठन है उससे लेकर के नीचे तक की इकाइयां, पोलिंग बूथ तक, ये सारे पोलिंग बूथ भी बनाएंगे। वहां बीजेपी का पोलिंग जो बूथ की जो समिति बनी हुई है, उनका जो ब्लॉक मंडल है, उनका जो जिला है, वो कभी से बना हुआ है, वो लगातार काम करते हैं। और फिर जो है, जब कांग्रेस आती है तो वो बहुत सारी चीजों पे ब्लेम करती है। तो मुझे लगता है कि कुछ ग्राउंड की चीजें जो है, उन यथार्थ को समझना चाहिए, देखना चाहिए। जी हाँ, और खासकर ऐसे वक्त में जबकि अंग्रेजी में जिसे लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जाता है, यानी कि बराबरी की सतह भी ना मिल रही हो। आप तमाम तरह के जो बॉन्ड्स हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उनको देखिए कि पैसा सारा कॉर्पोरेट्स का बीजेपी के पास जा रहा है, मीडिया पर उसका पूरे तरीके से कब्जा है, उसके पास आरएसएस जैसा संगठन है जो दिन रात लोगों की ब्रेन वॉशिंग कर रहा है। ऐसे में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो कि तथाकथित रूप से उसकी सबसे बड़ी चैलेंजर है, वो पॉलिटिकल पार्टी अगर इतने आराम से या इतनी सुस्ती से या एक चीज और मैं बताना एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको। आप देखिए कि यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ने उनकी कांग्रेस की सरकार बचाने की सरकार बचाई, जाती हुई सरकार बचाई। यहाँ बीटीपी थी, जो आदिवासी जो दल था, बीटीपी जो आदिवासी दल था, उसने सरकार बचाई। लेकिन जो बचाने वाले, सरकार बचाने वाले लोग थे, उनकी न तो सीटें छोड़ी गई कांग्रेस ने उनके लिए, न उनके साथ कोई समझौता किया। कम से कम 15 से 20 या 30 सीटें तो इस तरह से खोई हैं कांग्रेस ने। और आप गुडविल गेस्चर भी नहीं रखेंगे, तो ये चीजें बहुत मानी रखती हैं, और आरएसएस को आगे बढ़ाने में इनका कम योगदान नहीं है। उर्मिला जी, अब मैं आपकी तरफ आती हूँ कि पूरी मैं पहचान की राजनीति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रतिनिधित्व की राजनीति की बात कर रही हूँ कि भाई देखिए किस तबके के कितने लोग हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। यहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग जिनकी तादाद अलग अलग तरीके से है, और ऊपर से सुपरफिशियली, हम वीडियो की लैंग्वेज में कहते हैं, सुपर इम्पोज कर दिया गया एक व्यक्ति को। अभी रविकांत जी कह रहे थे कि एक तरह से वो कह रहे थे कि इसको लेकर एक रोष पैदा हो सकता है। अभी त्रिभुवन जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कि ऐसा हुआ नहीं है, पहले नाराज हुए हैं लोग। तो क्या एक रिवोल्ट जैसी संभावना, आशंका नजर आ सकती है, या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस इसके लिए इतने बड़े हो गए हैं कि बाकी सब कुछ गौण है, इनके आगे कोई रिवोल्ट, कोई विद्रोह मायने नहीं रखेगा? और साथ साथ जो प्रतिनिधित्व की राजनीति है उसके लिए क्या मायने हैं? जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। उर्मिला जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। उर्मिला जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी हाँ, प्रोफेसर रविकांत, क्या आप सवाल का जवाब देना पसंद करेंगे कि जो प्रतिनिधित्व की राजनीति है, आप पॉलिटिकल साइंस अच्छे तरीके से समझते हैं, आप प्रोफेसर हैं, कि कैसे उसे देखा जाए? मेरा जो सवाल उर्मिला जी साहब वही आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, निश्चित रूप से ये बड़ा काम किया नरेंद्र मोदी ने। अपनी चुनाव की रणनीति को जिस तरह से उन्होंने फेंटा है लगातार, वो क्यों कांग्रेस पार्टी से अलग है या दूसरे और विपक्षी दलों से क्यों अलग है, बिना डिलीवरी के और बिना एजेंडे के अगर वो चुनाव जीत रहे हैं, तो उन्होंने दरअसल कांशीराम की राजनीति को नए ढंग से एक तरह से आप कहें कि लागू किया है। और यादव के बारे में हम लोग जानते हैं कि एंटी यादव पॉलिटिक्स वो बिहार और उत्तर प्रदेश में करते रहे, लेकिन अब जब वो करीब 10 साल सत्ता में रह चुके हैं और कास्ट सेंसस का जो इशू आया, उस इशू को डाइल्यूट करने के लिए अपर ओबीसी के एक व्यक्ति को वो मुख्यमंत्री बनाते हैं मध्य प्रदेश में, और वहां से वो चेक करने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन तमाम राज्यों में जो यादव समाज है उसको वो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये, और इस समय उन्होंने अति पिछड़ा को अब छोड़ना शुरू कर दिया है। वो अति पिछड़ा जो सबसे ज्यादा वोट कर रहा था, जहां उनको ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया था मोदी जी ने, तो उन समाजों को वो प्रतिनिधित्व दे रहे हैं कि जिनके जरिए वोट हासिल कर सके, लेकिन
उन तमाम चेहरों के मुंह पर पट्टी बंधी हुई, बल्कि कई बार वो अपने समाज के मुद्दों के, समाज के अधिकारों के हत्यारे बन के सामने आते हैं। उसमें एक नहीं, आपको तमाम नाम मिल जाएंगे। खुद मोदी जी जो ओबीसी होने का दावा करते हैं, उन्होंने ओबीसी के लिए क्या किया है? सिवाय वो आस्था और धर्म की राजनीति जो संविधान के लिहाज से गलत है, वो फेंटते हुए अब आप जो कांवड़ लेके जा रहे हैं, उन पर तो आप लाखों करोड़ों रुपए का फूल बरसा देंगे, लेकिन आईआईएम और आईआईटी से पिछले 5 साल में 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो गए, जो दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के थे। उनके लिए आपने फीस का इंतजाम नहीं किया कि वो गरीब परिवार से आ रहे हैं, उनके लिए कोई, बल्कि अभी जो स्थितियां हैं उसमें प्राइमरी स्कूल को भी खत्म करने की पूरी कोशिश चल रही है। इतना आप पत्राचार कर दीजिए कि वो जो भी अध्यापक उसमें 1-2 हैं, वो केवल पत्रों का जवाब ही देते देते थक जाएं और पढ़ाई लिखाई ना हो। ये पूरे स्ट्रेटजी के तहत, क्योंकि वो पढ़ेगा तो सवाल करेगा। जेएनयू, जामिया, डीयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, यहाँ से जो छात्र निकल रहे हैं, छात्राएं, वो सवाल करेंगे, तो आप उसको खत्म ही कर दीजिए और धर्म के आधार पर लोगों के जेहन को आप बंद कर दीजिए, विवेक खत्म कर दीजिए। लेकिन हर राजनीतिक जो विचार होता है उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। अगर मोदी जी ये कर रहे हैं, तो मैं जमीन पर जिस चीज को देख रहा हूं इस समय, आरफा जी, अंडर करेंट बुद्धिज्म को लेकर के है, और मैं उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब तक का गवाह हूं, बिहार तक का गवाह हूं कि जो दलित और पिछड़ा है बहुत तेजी से बाबा साहब की लाइन पर जा रहा है। जो धर्मांतरण रुक गया था उस समय 56 के बाद, बाबा साहब के साथ जिन लोगों ने धर्मांतरण किया, आप सिर्फ वही थे या थोड़ा महाराष्ट्र में हुए, वो केवल एक राजनीतिक सत्ता के लिए आरपीआई के उस मॉडल पर आगे लोग निकले, बीएसपी बनी, 4 बार सत्ता बनी, लेकिन जो एक सांस्कृतिक सत्ता थी उसको नहीं स्थापित कर सके, और अब वो निराश दिख रहे हैं। तो इस वजह से अब वो इस समय कल्चरल मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं, तो वो प्रतिक्रिया तो होनी ही है, और वो जमीन पर आपको दिख भी रहा होगा, और यही बड़ा चैलेंज बनकर के सामने आएगा। जो कथित रूप से हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, वही हिंदू धर्म का सबसे बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं, क्योंकि लोग अब लौटने वाले हैं बुद्धिज्म की तरफ। जो बाबा साहब ने कहा था कि हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो घर वापसी कर रहे हैं, हम तो अपने घर में जा रहे हैं, हमारा वही ठिकाना था, हम वहीं से निकल के आए थे, जिन्होंने हमें बाद में हिंदू बनाया, अछूत बना करके हमारा पूरा जीवन, हमारी नस्लों का खत्म कर दिया, अब हम अपने घर जा रहे हैं। तो ये जो दलितों में और पिछड़ों में, बल्कि मैं देख रहा हूं कि वो घर वापसी जैसा माहौल इस समय है। तो मैं मुतमईन हूं और मैं कतई निराश नहीं हूं। मोदी जी केवल कास्ट की राजनीति कर रहे हैं, और एक वक्त ऐसा आएगा अरफा जी कि ये जो प्रतिनिधि हैं, इन्हें उनका अपना समाज दौड़ाएगा आप सड़क पर, क्योंकि ये उनके हत्यारे बने हैं, उनके अधिकारों के हत्यारे बने हुए। अब लेकिन तब तक रिजर्वेशन पर एक भी बोला क्या इनमें से, या आप क्या उम्मीद करते हैं कि बोलेंगे क्या? मैं अगला सवाल यही पूछने वाली थी कि और तब तक कहीं देर ना हो जाए, ये भी मैं कहने वाली थी। उर्मिलेश जी, अगर आप आवाज हम तक पहुंच रही हो, एक बार मैं कोशिश कर लेती हूँ, कुछ आप अगर बोले, मैं सवाल पूछती हूँ। खासकर ये सवाल जितने आशावान प्रोफेसर रविकांत, आपकी आवाज नहीं आ रही है उर्मिलेश जी, जितने आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए बराए मेहरबानी। तो जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि जितनी आशा आपके अंदर नजर आ रही है प्रोफेसर रविकांत, पहली बात तो ये है कि क्या वाकई तब तक बहुत देर ना हो जाए जब तक कि आप जिक्र कर रहे हैं कि वो लोग वापस लौटें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ कास्ट सेंसस को लेकर है कि चुनाव से ठीक पहले जब कांग्रेस पार्टी ने, जो पहले इससे पहले तक पूरी तरीके से डिनायल में थी, राहुल गांधी ने खुद बढ़ चढ़कर अपनी फेस वैल्यू आगे रखकर कास्ट सेंसस का जिक्र किया, लेकिन आप मध्य प्रदेश चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, आप देखिए किसी तरीके से उनके जो मुख्यमंत्री थे, दोनों ने देखे आप, जो पद के उम्मीदवार थे और जो मुख्यमंत्री थे, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, उनके अंदर कोई कमिटमेंट नहीं था। जब मैंने वहां वोटर से जानने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी के, तो एक तरफ तो केंद्र में जो आला कमान है, जो केंद्र के नेता हैं, वो रिजर्वेशन को लेकर बात कर रहे हैं, वो सेंसस को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन वो मैसेज जमीन तक पहुंचाने में पूरी तरीके से नाकाम रही है कांग्रेस पार्टी। और दूसरी तरफ अब ये देखिए कि किस तरह से जातियों का पूरा ये जाल बिछाकर अलग अलग तरीके से, एक जगह ब्राह्मण, दूसरी जगह यादव, तीसरी जगह ट्राइबल, बीजेपी हर जगह अपना हित साध रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये
सिर्फ एक उर्मिला जी सवाल में पूछ रही हूँ कि कास्ट सेंसस को लेकर भी जमीन पर कुछ नजर नहीं आया, तो ये मुझे बताइए आप कि फिलहाल क्या आपको लगता है कि 2024 में कास्ट सेंसस या जातिगत जो मुद्दे हैं उन्हें आप देखेंगे? नहीं, देखिए वो मुद्दे तो रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो अभी सिनारियो है, खासकर 3 राज्यों के चुनाव के बाद, इधर के 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, जिसमें 3 राज्यों में जहां पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रतिद्वंदी थी, वहां पर बीजेपी जीत गई, और उस छत्तीसगढ़ में जीत गई जहां पर पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री थे और जिनके बारे में माना जाता था कि कांग्रेस में वो अलग ढंग के मुख्यमंत्री हैं। थोड़ा अशोक गहलोत को भी यही माना जाता था। इसके उलट तेलंगाना में बेहतर रिजल्ट कांग्रेस को मिला, जहां पर ऐसी कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, क्योंकि दक्षिण में उसकी जरूरत नहीं है। दक्षिण में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इतना स्ट्रांग पहले से रहा है, वो केरल और तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि आंध्र और तेलंगाना में भी उसका असर है। तो उस तरह का अपर कास्ट हिंदुत्व राजनीति दक्षिण भारत में मजबूत नहीं रही है। देखिए, इसीलिए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो सबसे सुदृढ़ आधार वाले इलाके हैं वो हिंदी भाषी क्षेत्र ही है, और वो मध्य भारत भी हो सकता है, पश्चिमी इलाका भी हो सकता है। आप गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों को ले लीजिए। असल भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जो नींव है मजबूती की, भले वो नागपुर में उसका मुख्यालय हो, लेकिन असल उसकी कहानी यहीं से चालू होती है और यहीं खत्म होती है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब तक इन राज्यों में एक वैकल्पिक राजनीति नहीं आती तब तक बहुत मुश्किल है। और इन राज्यों में ज्यादातर क्षेत्रीय दल जिन राज्यों में हैं, वहीं वो बीजेपी को काउंटर करने की क्षमता रखते हैं। जैसे आज की तारीख में अगर बीजेपी को काउंटर कोई कर सकता है तो वो जेडीयू और आरजेडी का अलायंस बिहार में कर सकता है। क्षेत्रीय दल है ममता बनर्जी, वो बखूबी कर रही है, इसके बावजूद कि उनकी सरकार बहुत सारे ऐसे नीतियों को अख्तियार करती है या बहुत सारी ऐसी नीतियों को लागू भी नहीं करती है जो सामाजिक न्याय के साथ हों। अब उनके यहाँ रिजर्वेशन का फॉर्मूला जो अगर आप सुनेंगी तो आप आश्चर्य करेंगी। वहां पर मंडल आयोग की सिफारिशें भी बहुत देर से लागू हुई और वो भी पूरी नहीं लागू हुई हैं आज तक। तो हमारा ये मानना है कि इन प्रदेशों में जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब उत्तर प्रदेश का सिनेरियो जो है, जहां रविकांत यहां बैठे हैं, और वहां पर कोई वैकल्पिक राजनीति उभर नहीं पा रही है। समाजवादी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो बड़ी चुनौती दे सकती है, लेकिन उसकी अपनी समस्याएं हैं, उसके अपने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनके नेतृत्व के। अब वो क्यों नहीं खुल के सामने आ पाते हैं, क्या कारण है, इसके बारे में बहुत सारी अटकलें लगाई जाती हैं। मैं अटकलों का पत्रकार नहीं हूं, इसलिए मैं अटकलें नहीं लगाता ज्यादा, मैं ठोस तथ्यों पर बात करता हूं। लेकिन ये सच है कि 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती विहीन बना हुआ है। और ये चुनौती विहीन अगर बना हुआ है तो कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, जितनी पॉलिटिकल पार्टी अपने को सेकुलर ब्रिगेड या सेकुलर ब्रांड की पार्टी मानती हैं, सबके लिए चिंता का विषय है। लेकिन वो चिंता किस रूप में रिफ्लेक्ट होती है? कांग्रेस पार्टी, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बना देती है, विष्णु साय को बना देती है छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री। लेकिन कांग्रेस पार्टी कई महीने की शोध के बाद, कई महीने के रिसर्च के बाद, पूरे उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 2024 के इलेक्शन से पहले अजय राय जी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना देती है। क्या सोच है, क्या समझदारी है इस पार्टी के पास, क्या थिंक टैंक है? अजय राय, मैं किसी पर व्यक्तिगत कोई कटाक्ष नहीं करूंगा, न कोई छीटाकशी करूंगा, लेकिन अजय राय बनारस लेवल के नेता हैं भाई, हमारे पड़ोसी हैं, और मैं उनको बहुत ज्यादा तो नहीं जानता हूं, लेकिन उनके सारे कामकाज के बारे में जानता हूं। बीजेपी में रहे हैं और वो उनकी जो एक खास ढंग की छवि रही है उसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनमानस को रिप्रेजेंट करने वाला वो चेहरा नहीं है, लेकिन कांग्रेस उनको बना देती है। तो कांग्रेस कितनी लापरवाह पार्टी है, कांग्रेस अपने आप के प्रति कितनी अन्यायी है। त्रिभुवन कह रहे थे, मैं उनकी बात को उस लेवल तक तो नहीं जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस वाकई लापरवाह पार्टी हो गई है। एक समय आजादी की लड़ाई का नेतृत्व जो पार्टी करती थी, आज जब देश संकट में है, जब इस देश के संविधान पर संकट है,
जब डेमोक्रेसी पर संकट है, जब हिंदू राष्ट्र की दुमदुभी बज रही है, वैसे दौर में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, हमें अचरज होता है। आप मोहब्बत की दुकान खोलेंगे नफरत के बाजार में, लेकिन ये कब तक ही चलेगा जुमला भाई? आप मोहब्बत की दुकान तो तब खोलेंगे ना जब डेमोक्रेसी बचेगी, जब स्ट्रक्चर बचेगा, जब लोग बचेंगे, जब समाज में एक दूसरे के से संवाद करने की स्थितियां बनेगी। जब संवाद ही खत्म किए जा रहे हैं लोगों से, तो उसमें आपको ज्यादा इनोवेटिव और ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा। आपका इनोवेशन, आपका क्रिएटिव होना, आपका शोध, आपका थिंक टैंक आपको कहां ले जा रहा है? आपको उत्तर प्रदेश में अजय राजी के पास ले जा रहा है। आप यही देख लीजिए, दूसरे और प्रदेशों में जाइए। आप एक ही प्रदेश की बात नहीं है, दूसरे प्रदेशों में भी जाइए, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, तीनों की कहानी अलग अलग है। लेकिन मध्य प्रदेश की कहानी तो कांग्रेस के हारने की, ऐसा लगता है कि उसने पटकथा स्वयं लिख दी। नहीं, बल्कि बल्कि बीजेपी के कई लोग मध्य प्रदेश में हैरान थे कि वो जीत गए। ये तो कैसे आप हम जीत गए, कि कैसे वो जीत गए, बीजेपी के लोग हैरान थे। प्रोफेसर विक्रांत, अब आखिरी सवाल बिल्कुल आपसे। अब देखो बीजेपी, अब कांग्रेस अब ये कह रही है कि ईवीएम के कारण हम हारे। अरे भाई, हाँ। ईवीएम आपने लाया था इस देश में ईवीएम आपने लाया था पहली बार। आपने, अगर मान लीजिए, एक बात कह रहे हैं बिल्कुल आखिर में, अगर ईवीएम पर ही मामला अटक के जाता है, तो क्यों नहीं ईवीएम जिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ आई, सॉरी, जो लोक प्रतिनिधित्व कानून में जो परिवर्तन किया गया, सभी पार्टियों ने मिलकर किया, पार्लियामेंट में क्यों नहीं एक्ट बनाते आप लाइए कि भाई भारत में चुनाव बैलेट पेपर से होगा, केवल ईवीएम करने से नहीं होगा। आप कानून लाइए ना, पहल कीजिए, वो भी नहीं करते। यही बात मैं कहना चाहती थी कि सिर्फ एक ट्वीट में और 24 घंटे के अंदर अगर आप मानते हैं, कन्विंस्ड हैं कि ईवीएम ने आपको चुनाव हरवाया, तो आप उसके खिलाफ मुहिम चलाइए, जैसे आपने कहा कानून लेकर आइए। लेकिन आपकी तमाम तरह की गंभीरता और सिंसियरिटी पे शक होता है, जिसको आप सिर्फ एक हार का अपना ठीकरा फोड़ने के लिए एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए ईवीएम की बात करते हैं। और फिर यानी आप ये भी मत कबूल कीजिए कि फिर अगर ईवीएम से चुनाव तेलंगाना में हो रहा था तो वहां आप कैसे जीत गए, आपको 10 लाख वोट्स कैसे ज्यादा आ गए। बहुत तरह की चीजें हैं। रविकांत जी, आखिरी सवाल आपसे कि अभी आज की तारीख में, अब चूंकि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चेहरे भी हमारे सामने आ गए हैं, चारों राज्यों के, बल्कि अभी 2024 की जो तस्वीर है वो आपके सामने, अगर मैं कहूं कि खाका खींचिए कि इन मुद्दों पर राजनीति होगी, इस तरह की पॉलिटिक्स हम देखेंगे जो आने वाले 3-4 महीने हैं, जो अगली लोकसभा है उससे पहले, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए अर्पा जी, इस समय देश में जाति की चेतना सब पर भारी है। कोई भी मुद्दा उस तरह से काम नहीं कर रहा है। अरे अगर आप भ्रष्टाचार की बात करें, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, और उस समाज के किसी नेता को आप उतार दीजिए तो सारा मुद्दा गायब हो जाएगा। इसी का फायदा मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उठाया और राजस्थान में उठाया। बहुत सारे विश्लेषक मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत से आश्चर्यचकित थे। मैं पहले से ही इस बात को कह रहा था कि मोदी जी ने एक बड़ी रणनीति के तहत अपने 7 सांसदों को उतारा है। इसके अलावा वहां 3 और बड़े नेता थे, और ताज्जुब इस बात का था जब मैंने ये देखा कि वो किस जाति के हैं। हर नेता अलग अलग जाति का था, और उनके समाज को ये मैसेज दिया गया था कि उनका मुख्यमंत्री बन सकता है। तो इसलिए सारी एंटी इनकम्बेंसी हवा हो गई। उन पटेलों ने, उन राजपूतों ने, उन ब्राह्मणों ने, सबने मिलकर के वोट किया भाजपा को, क्योंकि वो अपना मुख्यमंत्री चाहते थे। इस रणनीति के तहत चुनाव जीता बीजेपी ने, और कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी गलतियां की वो तो अलग ही मसला है। रही बात 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो मुझे लगता है कि हम राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कितना भी कर लें, लेकिन वही एक शख्स है जो अभी शिद्दत के साथ लड़ रहा है बीजेपी से। बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं, एक दो को छोड़ करके सबने कहीं ना कहीं समझौता किया हुआ है। कहीं वो लड़ना नहीं है, कहीं बाहर नहीं आना है या बोलना नहीं है, केवल ट्वीट से काम करना है। लेकिन राहुल गांधी लगातार उन इश्यूज पर लड़ रहे हैं। आप देखिए कि अभी जो 3 मुख्यमंत्री बने हैं और जो डिप्टी सीएम बने हैं, वो किस दबाव में बने। अगर कास्ट सेंसस का इशू इतना बड़ा नहीं राहुल गांधी ने किया होता तो मोहन यादव मुख्यमंत्री नहीं होते। अगर राहुल गांधी आदिवासियों को लेकर के ये नहीं कहते कि आदिवासियों का अपमान हुआ है और
वो सीधी की घटना को उठा रहे थे तो वहां कोई और मुख्यमंत्री होता, जहां पर विष्णु साव हुए मुख्यमंत्री। उसी तरह से यहाँ प्रेमचंद बैरवा क्या हो सकते थे। आज भी आप देखिएगा, अभी दलित का इशू कांग्रेस के पास है, क्योंकि बीजेपी के पूरे अपने राजनीतिक यात्रा में अभी तक एक भी दलित सीएम बीजेपी ने नहीं बनाया। ये शायद पहले व्यक्ति हैं प्रेमचंद बैरवा जो डिप्टी सीएम बनाए गए। एक आध कोई और हो तो मुझे याद नहीं है। तो अभी ये एक बड़ा चंक बचा हुआ है और खड़गे जी के लिए थोड़ा रास्ता आसान है, और उनको आगे करके अगर दलित आउटरीच पर काम करे कांग्रेस पार्टी थोड़ा गंभीरता के साथ, तो ये बड़ा फायदा उसको हो सकता है। बाकी जो सांप्रदायिक कार्ड है वो भी खेला जाएगा, मंदिर इशू तो आएगा ही, लेकिन बीजेपी इस बात को जानती है कि मंदिर का इशू केवल विपक्ष को गुमराह करने के लिए है, उससे वोट नहीं मिलने जा रहा है, वो इस बात को जानते हैं। और आरफा जी, आपको आश्चर्य होगा कि मैं पिछले 2 साल से इस बात को कह रहा हूं, मैंने आपके शो पर भी कहा कि बीजेपी हिंदुत्व के बलबूते चुनाव नहीं जीतती। लोगों को समझ में नहीं आता है, उनको ये लगता है कि नहीं साहब, ये जो राम मंदिर का इशू वोट नहीं देने जा रहा है उनको, वो विपक्ष को केवल घेरने के लिए है कि आप इशू ना उठाएं। और राहुल गांधी इस बीच में अगर उस मुद्दे पर काम कर रहे थे तो मोदी ने वनवासी शब्द इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, आदिवासी शब्द इस्तेमाल करने लगे थे राहुल गांधी के दबाव में, क्योंकि इस समय पूरे देश में जो जातीय चेतना की राजनीति है वो शिखर पर है। अभी इससे और आगे जा सकती है, वो जातियों, उपजातियों और अति उपजातियों तक वो जा सकती है, क्योंकि मोदी जी उसके बड़े खिलाड़ी हैं और उन्होंने इस तरह से तोड़ा है। और बराबर वो 360 डिग्री घूमते हैं, यादवों पर हमला करते करते फिर यादवों का वोट हासिल करने के लिए मोहन यादव को लेकर के आते, और मुस्लिम के खिलाफ सरेआम बीजेपी, आरएसएस सब फिर वो पसमानदा की बात करने लगे। ये खेल है असल में। इस खेल को अगर विपक्ष समझ ले, विपक्ष बिल्कुल 90 के दशक की राजनीति कर रही है, बिल्कुल उनको पता ही नहीं कि राजनीति कहां तक पहुंच गई है। कहां तक पहुंची। रविकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। 2024 के चुनाव में बहुत वक्त नहीं है, हम फिर मिलकर बैठेंगे और बातें करेंगे। और जाहिर है कि इस चुनाव में, किसी भी चुनावी प्रक्रिया में, जो जिस तरह से पहचान की राजनीति, अलग अलग समुदाय और खासकर जो कमजोर समुदाय हैं उनकी राजनीति को लेकर जो कोई बहस नहीं करना चाहता, कोई मुद्दों की बात नहीं करना चाहता, उनको लेकर हम फिर द वायर पर जरूर हाजिर होंगे। सभी मेहमानों का शुक्रिया और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।